अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप सो के सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिसर्च प्रोसेस पे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। क्योंकि हमने रिसर्च की डेफिनेशन में बार बार एक चीज़ पर ही सिस्टमेटिक वे में हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको हम वन बाय वन फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को कंप्लीट करते हैं ताकि हमारे रिजल्ट जो है वो ऑथेंटिक आए और वैल्यूएबल हो, चैलेंजेबल हो। तो आज हम अपने रिसर्च प्रोसेस को करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हम लोग रोज रोज मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। रिसर्च प्रोसेस जो है उसको एन 8 स्टेप मॉडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रोसेस के अंदर प्रॉपरली 8 स्टेप्स होते हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। अब इस रिसर्च प्रोसेस को या किसी भी रिसर्च जर्नी को स्टार्ट करने से पहले दो बहुत ज़्यादा अहम डिसीजन होते हैं जो कि हमने लेने होते हैं, ठीक है। पहला डिसीजन क्या होता है कि व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट, कि आप क्या चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, आपके पास क्या आपके माइंड में है जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हैं, जिनके आप आंसर्स को जानना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए पहले। And the second one is need to decide how to go about finding their answer। और उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने माइंड में डिसाइड कर लिया, हमने सोच लिया कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि किस तरीके से, किस तरह से हम उस चीज़ को फाइंड करेंगे, किस वे से करेंगे, ठीक है। तो ये दो बहुत ज़्यादा अहम डिसीजन होते हैं जो सबसे पहले रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेते हैं। अब किसी भी रिसर्च प्रोसेस को जब हम शुरू करते हैं तो उसके 3 फेसेस आते हैं, ठीक है, मेन 3 फेसेस हैं। फर्स्ट है हमारे पास कि डिसाइडिंग, जिस तरह पहले कहा कि डिसाइडिंग कि हम लोग डिसाइड करें कि व्हाट, क्या, क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, हम लोग सर्च क्या करना चाह रहे हैं, हम किस चीज़ पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, किन किन ऐसी कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके हम आंसर्स को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो अभी तक अननोन है। तो हम लोग डिसाइड करते हैं। प्लानिंग, फिर हम लोग ये प्लान करते हैं किस तरीके से हम वो वाले आंसर्स तक पहुंच सकते हैं, कौन से ऐसा मेथड होगा, किस वे से हम लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लान करते हैं पूरा कि कहाँ से सैंपल लेना है, कैसे स्टडी करनी है, किस एरिया से करनी है, प्रॉब्लम किस एरिया में है। अगर पाकिस्तान में प्रॉब्लम है तो उसकी स्टडी हम चाइना जाके या यूके जाके तो कर ही नहीं सकते। तो ये प्लानिंग होती है प्रॉपरली कि अगर पाकिस्तान की प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम को हम लोग स्टडी किस तरह करेंगे। कंडक्टिंग, उसके बाद हम लोग सब प्लान पहले ही कर लेते हैं, हम सोच लेते हैं सैंपल कहाँ से लेना है, क्वेश्चन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। उसके बाद हम लोग कंडक्ट करते हैं उसको, प्रैक्टिकल पॉइंट में आते हैं, प्रैक्टिकल वे से उसको डाटा कलेक्शन करते हैं उसकी, और फिर उसके बाद एनालिसिस करते हैं और फिर उसके रिजल्ट्स को हासिल करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फेज जो था हमारा डिसाइडिंग, के हम लोग डिसाइड करें कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं, रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या हैं जिनके हमें आंसर्स लेने हैं। तो हम लोग स्टेप वन की तरफ जाते हैं कि स्टेप वन क्या है, कि फॉर्मुलेटिंग है रिसर्च प्रॉब्लम। क्या आप फॉर्मुलेट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को, इनको हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से करते हैं, लेकिन जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज के हम लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे कि फॉर्मुलेट हम लोग करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। अब रिसर्च प्रॉब्लम होना और रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना दो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। सर्च प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है, पर कहाँ है, ठीक है, क्यों है, कैसे है, क्या क्वेश्चन है, किस चीज़ को देख के आपने ये सोचा कि आप ये वाले क्वेश्चन को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो एक पॉइंट बनाना है, क्वेश्चन को क्रिएट करना है जिसकी कुछ सेंस भी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक वेरिएबल है सिर्फ जिसको आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हो। तो उसको आप फर्दर जो है वो स्टडी करते हैं, उसको आप देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इससे, इससे मज़ीद क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके माइंड में हैं जो बन सकते हैं। तो वो रिसर्च प्रॉब्लम को बनाने के अंदर जो स्टेप है, सबसे पहला और मेन स्टेप होता है जो वो यही होता है कि आपने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को क्लियर करना होता है अपने माइंड में कि एक्चुअली में रिसर्च प्रॉब्लम है क्या।
रिसर्च प्रॉब्लम ही आपकी डेस्टिनेशन होती है। आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आपकी क्लियर होगी तो ही आप अपने रिजल्ट तक जा सकते हैं। अगर तो आपको यही क्लियर नहीं है कि आपने सर्च क्या करना है, आपने स्टडी किस टॉपिक पे करनी है, आप अनएम्प्लॉयमेंट हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, आप स्टडी करना चाह रहे हैं पर क्या करना चाह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में स्टडी, आपने किस चीज़ से ऑब्जर्व की कि वो कौन से फैक्टर्स उसको कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टडी तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत से लोग हैं जो आजकल स्टडीज़ कर रहे हैं लेकिन उनकी स्टडीज़ कंप्लीट भी होती हैं, उनको डिग्रियां भी मिलती हैं, फिर बेरोज़गारी क्यों है हमारे पाकिस्तान में। तो इसको हम फर्दर जो है उसका एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो जो स्पेसिफिक यही है कि वो आपके माइंड में क्लियर हो, जो स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद जो हम देखते हैं स्टडी डिज़ाइन देखते हैं, हम मेजरमेंट प्रोसीजर्स देखते हैं, फ्रेम ऑफ एनालिसिस हो गया, टाइम हो गया, नॉलेज हो गया, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गया आपके पास, कि इन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि जब भी हम रिसर्च प्रॉब्लम अपनी क्रिएट करने लगते हैं, बनाने लगते हैं, तो हम ये वाले पॉइंट्स ज़रूर अपने माइंड में रखते हैं। अब आपके पास टाइम नहीं है, आपने 400 बंदों का या फॉर एग्जांपल आपने 4000 बंदों से डाटा लेना है, ठीक है, आपका टॉपिक ही इस तरह का है कि आपको डाटा जो है वो ज़्यादा लोगों से लेना पड़ेगा, आपका सैम्पल साइज लार्ज होगा। तो आपको जब ये चीज़ क्लियर, आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप किस तरह से अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, आप एक स्टूडेंट हैं और आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, स्टूडेंट लाइफ में हम इतने बड़े बड़े सैम्पल साइजेस को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लिमिटेड यानी कि 1000 कह लें 1500 तक के सैम्पल साइज को ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको करना होता है, फिर हम लोगों ने उस पर क्वेश्चन ये बनाना होता है, उसको प्रिंट करवाना होता है, फिर फिलअप करवाने डिफरेंट जगह पे जाना होता है, तो वो हम इतने रिसोर्सेज या हमारे पास टाइम नहीं होता इतना। तो वो हर चीज़ को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को करने से पहले हमें ज़रूर सोचना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है वो है कि प्लानिंग करना, प्लानिंग हाउ टू कंडक्ट द स्टडी, कि आपने अपनी स्टडी जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करनी होती है, ठीक है। प्लान क्या है, अब प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो है कि आपने रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है, आपने प्रॉब्लम सोच ली अपने माइंड में, ठीक है। अब आपने किस तरीके से, किस वे को, किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपने जो है रिसर्च, अपने आंसर्स जो हैं रिसर्च आंसर्स को फाइंड आउट करना है, अभी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको निकालना है। तो इसके अंदर रिसर्च डिज़ाइन का जो मेन फंक्शन जो होता है ना वो यही होता है कि वो चीज़ों को डिस्क्राइब कर दे, जस्टिफाई कर दे, एक्सप्लेन कर दे कि किस तरीके से हमने अपने आप रिसर्च क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर हम लोग रिसर्च डिज़ाइन में पहले से ये एक आप ओवर एक कहते हैं ना, पढ़ने से पहले हम एक देख लेते हैं, एक पेज पे लिख लेते हैं कि मैंने ये चीज़ें जो है वो देखनी है। तो वही चीज़ होती है कि रिसर्च कंडक्ट करने से पहले आपने सोच लिया आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो किस वे से आपने उस तक पहुंचना है। किसी भी जगह पे जाने के लिए कुछ रास्ता है, अब आप अगर लाहौर जाने के लिए बाहर निकले हैं तो आपके पास, आपको रास्ता ही नहीं पता, आपको, आपने फर्स्ट टाइम गाड़ी चलानी सीखी है, आपको पता नहीं कौन कौन सा रास्ता है, तो आपको मैप की ज़रूरत तो पड़ेगी वहाँ पे, तो मैप होगा तो आप लाहौर तक पहुँचेंगे ना। तब आपने सोचा ही नहीं, आप निकले ही नहीं, आपके पास कोई एक है ही नहीं थी ऐसी हेल्प कि आप वहाँ तक जा सकें, तो आप कैसे जाएंगे। इसी तरह आपको पहले रिसर्च डिज़ाइन करनी पड़ती है कि किस तरीके से क्या हम वहाँ तक पहुँच भी सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट पे आपने क्वेश्चन ये बना लिया कि हमने उसका डाटा कलेक्शन जो है वो गवर्नमेंट से होगा, कि गवर्नमेंट ही सारी, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, या सारी के सारे जो आजकल बेरोजगारी है पाकिस्तान में उसकी वजह गवर्नमेंट है या कोई और है। तो अगर आप गवर्नमेंट से जाके तो डाटा कलेक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको किसने नाम से डाटा देना है, तो आप हैं भी स्टूडेंट हैं, अब वहाँ तक अप्रोच कैसे करोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मसला होगा और आपको अपनी रिसर्च जो है वो कम अज़ कम 6 मंथ में कंप्लीट करनी है, तो कैसे आप करोगे, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है वैसे। तो इसलिए अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हुए भी देखें और रिसर्च डिज़ाइन में आके प्लान उस तरीके से करें जिस तरीके से आप अपने टाइम जो है रिक्वायर्ड टाइम के अंदर अपनी रिसर्च को इजीली कंप्लीट कर सकें। फिर आप देखेंगे आपने जो अपना रिसर्च क्वेश्चन बनाया है क्या उसका सैंपल इजीली ले सकते हैं, सैंपल साइज देखें कि आप कितना आपके पास है कि आप इतने सैंपल साइज में स्टडी कर सकते हैं।
फिर देखें कि अगर आपने सैंपल सोचा कि मैंने एजुकेशन के ऊपर अपनी देखनी है, रिसर्च करनी है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो एजुकेटेड हैं और कितने परसेंट लोग जो हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, तो फिर आप देखेंगे इसमें कंपैरिजन्स आ रहे हैं या किस तरीके की ये स्टडी है, किस टाइप ऑफ रिसर्च की स्टडी है ये, ठीक है, कोरिलेशनल है, एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लोरेटरी है, उस टाइप ऑफ स्टडी के लिहाज से आप नेक्स्ट चलते हैं कि हमें कौन कौन सी आप नेक्स्ट स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो हर चीज़ को, हर सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी को, अपने टाइम को, अपने स्टडी डिज़ाइन को, यानी कि अपनी टाइप ऑफ रिसर्च को हम लोग स्टडी डिज़ाइन के अंदर सोच लेते हैं कि ये होगा, अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। अब जब आप उसको प्रैक्टिकल वर्क में करते हैं तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे काम हो जाता है, लेकिन कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम उसको प्लान ज़रूर करते हैं। तो वो सारी प्लानिंग जो है वो स्टडी डिज़ाइन होती है। नेक्स्ट स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, वो आ जाता है हमारे पास के कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या चीज़ है? एनीथिंग दैट बिकम्स अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा जरिया जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए, उसको हम रिसर्च टूल या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कोई भी तरीका, थ्रू क्वेश्चनियर आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, वो आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है। आप अगर कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के जरिए कर रहे हैं, वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो कोई भी ऐसा ज़रिया जिससे आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो वो आपका जो ज़रिया है, जो आपका वे है, वो आपका इंस्ट्रूमेंट है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप। अब जो हम रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, वो आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप होता है। आपने पहले हर चीज़ सोची हुई होती है, आप प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं किया होता। जब आप प्रैक्टिकली काम करने लगते हैं तो ही आपको पता चलता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ सकती हैं या आपको फेस करनी पड़ती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। आपने रिसर्च प्रॉब्लम सोच लेते हैं, आप अपने माइंड में एक डिज़ाइन भी क्रिएट कर लेते हैं कि मैंने ऐसे करना है। अब हो सकता है आपका जो टॉपिक हो, आपने सोचा हुआ हो कि मैंने क्वांटिटेटिव रिसर्च इसके ऊपर लगानी है और मैंने क्वेश्चनियर के थ्रू करना है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो टॉपिक है वो हो ही क्वालिटेटिव रिसर्च का, आपका जो सब्जेक्ट वाइज ही वो रिसर्च का जो टॉपिक है वो क्वालिटेटिव हो, और उसके ऊपर स्टडी डिज़ाइन भी तो क्वालिटेटिव रिसर्च ही लगेगी, और आपको उसकी जो डाटा कलेक्शन है वो इंटरव्यूज़ के थ्रू ही करनी पड़ेगी, लोगों से बातचीत करके ही आप उसकी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो वो चीज़ भी बहुत डिपेंड कर रही होती है। तो हर चीज़ के बारे में हम लोग फिर प्रैक्टिकली होकर सोचते हैं। अब आप, इफ़ यू आर प्लानिंग इज़ टू स्टडी दिस सच टाइप ऑफ स्टडी, मतलब अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ, तो क्या होगा? अगर आपकी स्टडी जो है वो प्राइमरी डाटा पे बेस कर रही होती है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट बनाएं, ठीक है। आप ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्टेड चीज़ें होती हैं उनको भी यूज़ कर सकती हैं। हो ऐसे भी हो सकता है कि आप प्राइमरी लेवल पे गा रहे हैं, मतलब बहुत ही छोटी एक रिसर्च करनी है, तो आप ऑलरेडी उस टॉपिक पे बना हुआ क्वेश्चन या यूज़ करके भी अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। अपनी सैम्पल पॉपुलेशन चेंज कर ले, लेकिन जो ऑलरेडी क्वेश्चन बना हुआ है उसको ही, क्वेश्चन ये बना हुआ है उसको ही यूज़ करके अपनी रिसर्च कर ले, या एक दो की चेंजेस कर ले। अगर आप सेकेंडरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि ऑलरेडी जिस पर काम हुआ हुआ है, तो वो उसके लिए भी यही है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी एक नए इंस्ट्रूमेंट को डिवेलप करने की। आप दोबारा से वही काम कर सकते हैं। आप कुछ एक दो चेंजेस बस कर लें इसके अंदर, ताकि आपका थोड़ा सा काम नया हो जाए, लेकिन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में हैं और आप उसको, फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने अपना जो है ना क्वेश्चनियर भी बनाना, अपना इंस्ट्रूमेंट जो है, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च टूल जो है उसको डिवेलप ज़रूर करना है, क्योंकि आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेट कर रहे होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्री टेस्ट कर लें। आप पहले देख लेंगे क्या, मैं अगर ये आपने क्वेश्चनियर आपने नया बनाया, आपने एक टूल बनाया, ठीक है, तो अब आप प्री टेस्टिंग करके देख लें। इसको पायलट स्टडी भी कह सकते हैं, आप प्री टेस्ट भी कह सकते हैं, कि आप थोड़ा सा सैंपल सेलेक्ट करें और फिर वहाँ पे उन लोगों को वो वाली जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्वेश्चनियर जो है वो दें, उनसे फिलअप करवाएं और उनका रिस्पॉन्स उस सैंपल से देखेंगे क्या है। लेकिन वो सैंपल वो होना चाहिए जो आपकी टारगेटेड पॉपुलेशन में से सिलेक्ट किया हुआ ना हो। अगर आपकी टारगेट पॉपुलेशन लाहौर है और आपने सैंपल भी लाहौर में के किसी जगह से लेना है, तो वो फिर जो प्री टेस्ट के लिए आप सैंपल यूज़ करेंगे वो सियालकोट कर लें, इस्लामाबाद कर लें, ठीक है, लेकिन आपकी टारगेट पॉपुलेशन में से ना हो, ठीक।
कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को या टूल को डिवेल्प करके अपने उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है सिलेक्टिंग अ सैंपल। आपने अब क्वेश्चन ये भी बना लिया, अब आपने ये सोचना है कि आपने सैंपल कहाँ से सिलेक्ट करना है, और सैंपल सेलेक्ट करते हुए आपको किन चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब जब आप सैंपल की सिलेक्शन करते हैं ना, तो उसके अंदर आपको कोशिश करनी चाहिए कि बायस यानी किसी किस्म का कोई एरर ना आए, क्योंकि आपके जो जो एनालिसिस होता है और आपका जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो आपके सैंपल पे बेस कर होते हैं। अगर आपका डाटा कलेक्शन ठीक हुआ होगा तो आपके रिजल्ट्स जो होंगे वो ऑथेंटिक होंगे, लेकिन अगर आपकी डाटा कलेक्शन में ही आपने गड़बड़ की हुई है तो आपके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आपकी रिपोर्ट कैसे अच्छी बनेगी। तो आप कोशिश करें कि जो डाटा कलेक्शन है वो सही आए। अब बाइस किस तरह से एरर आता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो या तो खुद क्वेश्चनियर फिल कर लेते हैं, या फिर जो सा उन्होंने सैंपल मेंशन किया होता है या जो सी पॉपुलेशन का सैंपल उन्होंने मेंशन किया होता है अपनी मेथोडोलॉजी में, उसको यूज़ नहीं करते, कहीं और से ले लेते हैं डाटा कलेक्शन। या आपने बैंक्स का आपका था टॉपिक था, आपने बैंक से वो वाला डाटा कलेक्शन करनी थी, आपने बैंक के बजाय यूनिवर्सिटी से कर लिया, गलत सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, उसके रिजल्ट्स भी तो वैसे होंगे ना। जो उनसे क्वेश्चंस बैंक से रिलेटेड बने हुए थे, क्या वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी के टीचर्स उसको फिल कर सकते हैं? वो तो बैंक के बंदे ही कर सकते हैं ना। तो अपने सैंपल को सिलेक्ट करते हुए हर चीज़ को माइंड में रखें कि क्या आप कर रहे हैं। उसके लिए कोशिश करें कि अपना जो सैंपल है वो परफेक्टली जो है उसको कलेक्ट करें। मोस्टली एक पॉइंट ये भी है कि जब आप स्टूडेंट्स होते हैं तो आप स्टूडेंट से ही डाटा कलेक्शन अगर करा रहे होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि लोग क्वेश्चन ईयर पढ़े बगैर जो है वो टिक कर देते हैं। तो जब भी क्वेश्चन ईयर फिल करवाएं तो सर पे खड़े होकर करवाएं, ताकि लोग जो है वो पढ़ के सवाल को जवाब दें, ताकि आपके पास जो डाटा कलेक्शन है वो ऑथेंटिक हो। जब तक आपकी कलेक्शन ऑफ डाटा ऑथेंटिक नहीं होगी, आपके रिजल्ट्स जो हैं ऑथेंटिक नहीं आएंगे। उसके बाद जो है कि आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम प्रिसीजन जो है अचीव कर सकें। प्रिसीजन क्या होता है, इज द मेजर ऑफ स्टैंडर्ड एरर। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड एरर आपका छोटा होगा, आपका जो डाटा है वो प्रिसाइज होगा, और जितना ज़्यादा जो है आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो कम हो ज़्यादा होगा, उसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो नॉन प्रिसाइज्ड है। तो कोशिश करें कि आपका जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम ही आए या मिड पॉइंट में आए, ज़्यादा ना आए, ताकि आप उससे फिर ये होता है कि आपकी डाटा कलेक्शन सही नहीं हुई होती, और ये सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट होता है जो करने वाला होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास वो आता है कि रिसर्च प्रपोजल। अब आपने एक रिसर्च डिज़ाइन किया था, रिसर्च डिज़ाइन में आपने अपने माइंड में सोचा था कि मैंने ये सवाल यार यहाँ से इस तरह से करना है, वैसे मैं कर लूँगा। आपने एक वर्बली एक चीज़ सोच ली। अब आपने होता है कि उस सारी रिपोर्ट को आपने बना के देना है। अब आपने कलेक्शन आपने एक अपनी लिखना है अपने जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें आपने अपने सुपरवाइज़र को, जो रीडर होता है, उसको ये बताना होता है कि आपने अब इस पर काम किस तरीके से करना है। ठीक है, आपने रिसर्च अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है, फिर आपने ये बताना होता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन उसके ऊपर लगा रहे हैं, कौन सी टाइप ऑफ रिसर्च को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, और जो आपने सैंपल लिया है वो कहाँ से लिया है, ताकि आपके सुपरवाइज़र को, आपके टीचर को पता हो कि किस तरीके से जो बच्चा है वो अपनी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये बहुत एक ज़रूरी होता है, और आपका रिसर्च प्रपोजल के अंदर आपने अपना ऑब्जेक्टिव लिखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने हाइपोथेसिस जो होते हैं उनको बताना होता है, अपना स्टडी डिज़ाइन बताना होता है, किस तरह की आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं वो बतानी होती है। फिर आप कौन सा रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो आपने प्लान किया, यानी क्वेश्चन ये कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ हैं, क्या है जिससे आप डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, फिर आपका सैम्पल साइज़ क्या है, वो हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हम डाटा प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स जो है उनको देखते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप फेस आ जाता है वो आ जाता है कंडक्टिंग। ठीक है, अब आप सैंपल भी आपने सेलेक्ट कर लिया है, आपने क्वेश्चन ये बना लिया, सैंपल भी सोच लिया, अब आपने उन सैंपल से डाटा कलेक्शन करनी है। ठीक है, तो वो वाला थर्ड और मेन फेस होता है, उसके बाद आपका एनालिसिस स्टार्ट होता है और हम आप सारी सारी टेक्निक्स लगाते हैं। कलेक्शन ऑफ डाटा जो है, अब मैंने आपको बताया कि सैंपल आपने सही तरीके से सेलेक्ट करना है, अब गैदर करनी है आपने वो इंफॉर्मेशन, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है।
जो कि मैंने प्रीवियसली भी एक कहा कि जब डाटा कलेक्शन करें तो बहुत ज़्यादा ध्यान से करें, क्योंकि आपकी रिसर्च है, आप जिम्मेदार हैं इस काम के लिए, तो आपको ही उसको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, कोई दूसरा उसके लिए नहीं कुछ कर सकता। तो किसी दूसरे को फिक्र भी नहीं होती, जब तक आप इस फील्ड में नहीं आते आपको कोई नहीं लेन देन होता। हम लोग भी जब स्टूडेंट्स थे, हम लोग रिसर्चर्स नहीं थे, तो यही होता था कि हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन या फिल नहीं करते थे, जिससे हमें जब एनालिसिस करते थे तो फिर हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। फिर जब हमने खुद रिसर्च की, जब हमने उसके ऊपर खुद काम किया, फिर हमने क्वेश्चन जो है ध्यान से करना फिल किए, ताकि हमारी कलेक्शन जो है डाटा की वो अच्छी तरीके से हो। उसके बाद आप प्रोसेसिंग करते हैं डिस्प्लेइंग डाटा, वही कि आपने डाटा कलेक्शन कर ली, अब आप वो डाटा सारी की सारी एंट्रीज करते हैं अपने किसी सॉफ्टवेयर में, या फिर आप कोई क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि कौन सी हमारे क्वेश्चन के लिहाज से क्या मैंने इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, क्या अपनी मैंने इसके ऊपर लिखना है कि मैं किस तरीके की रिसर्च कर रहा हूँ, और अपने डाटा को डिस्प्ले किस तरह से करना है। आपने ग्राफिकली उसको डिस्प्ले करना है, अपने टेबल्स के थ्रू करना है, या आपने दोनों के थ्रू करना है, या हमने कोई और टेक्निक्स उसके ऊपर यूज़ करके इसके एनालिसिस को बताना है जो कि पहले से हुई हुई है, तो हम वो चीज़ें जो है वो इस स्टेप में देखते हैं। फिर हम फाइनली उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, हमने सारा काम कर लिया, आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएंगे। अब मैं इन सारे स्टेप्स के अंदर जो फर्दर स्टेप्स होते हैं उनको मेन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि स्टार्ट होगा 1 बाय 1। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि हम फिर अपनी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम सारा कुछ लिखते हैं। अब आपने काम बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन आपके जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप रिपोर्ट किस तरह से अच्छी लिख सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में सारी इंग्लिश में लिखी जानी है, आपने इंग्लिश में बताना है, आपकी उसके अंदर ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए, आपके सेंटेंसेस ठीक होने चाहिए, हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े रिसर्चर्स ने उनको स्टडी करना है, कम्युनिटी ने उसको स्टडी करना है, तो हर चीज़ उसमें परफेक्ट होनी चाहिए। तो इसलिए जब आप रिसर्च रिपोर्ट बनाएं तो बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाएं, ताकि आप जो लोग हैं वो भी इजीली उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, उससे सीख सकें, और उनको समझ आए कि आपने क्या चीज़ फाइंड की है, आपने किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला है, तो उसको ध्यान से बनाएं। तो हमारे पास रिसर्च प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो बेसिक 8 स्टेप्स हैं वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम हर स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो करते हुए अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। इन स्टेप्स को फर्दर भी इसका प्रोसेस है जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो thanks for watching my video. Don't forget to subscribe my channel and like my videos and share my videos to your family, friends, colleagues. तो मेरे साथ मिलते रहें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले, ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।